सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बनने वाला है, ये वीडियो होने वाला है हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हमने वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिया था। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में ये था हमारा प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है तब इसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो जो इसमें हमारा एग्जाम्पल था, ये था सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा सिल्वर प्लस सिल्वर प्राप्त होता है और हमारा क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो ये था हमारा प्रकाशीय अपघटन। अब हम चलते हैं विद्युत अपघटन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टाइप है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का ये है विद्युत अपघटन। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन मतलब गलित अवस्था, ठीक है, गलित अवस्था या जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है? ये दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम चीज हो रहा है, पर बस इसमें जो मीडियम है, जो इसका उत्प्रेरक है, वो क्या होता है? क्या इसमें उत्प्रेरक हमारा विद्युत धारा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? विद्युत धारा विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस अभिक्रिया में धन आयन कैथोड तथा ऋणायन एनोड की तरफ क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा का प्रवाहित की जाती है। ठीक है, जब जलीय अम्लीय विलयन में, ठीक है, अम्लीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं क्या होता है? तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। तो वो क्या होता है? जो अम्लीय जल होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा जल में क्या होता है? वो अब विघटित हो जाता है। ठीक है, खंडों में बन जाता है। जैसे कि ये रहा हमारा, जैसे कि ये हो गया हमारा अम्लीय जल, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये जलीय विलयन हो गया। ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं? विद्युत इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यहाँ से, तो क्या होता है? ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इन विलयन में, तो ये अपने ये मूल तत्व में, ठीक है, मूल तत्व में अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या हो गया? इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन प्राप्त हो गया है और यहाँ ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो गया है। तो जो ये हमारा हाइड्रोजन होगा ना, ठीक है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होगा? कैथोड की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन एनोड की तरफ। उसमें जो दो रोडे होंगे हमारे, ठीक है, कैथोड और एनोड, उनकी तरफ क्या होता है? ये एकत्रित होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा अभिक्रिया इसमें एग्जाम्पल है, गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? यह पोटेशियम तथा क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि विद्युत अपघटन। ठीक है, तो जैसे कि ये पोटेशियम क्लोराइड ये हमारा, ठीक है, एलिमेंट्स हो गया, पोटेशियम क्लोराइड तत्व हो गया। ठीक है, जब इसमें हम विद्युत धारा, इसमें जब करंट पास करते हैं तो क्या होता है? ये पोटेशियम अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। ठीक है, जो ये पोटेशियम होता है कैथोड इलेक्ट्रोड होते हैं उस पे होता है, और जो क्लोरीन होता है वो एनोड पे एकत्रित होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? पोटेशियम और क्लोराइड अपनी दो मूल अवस्था में परिवर्तित करता है। जब इसमें क्या करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब। ठीक है, तो अगला हमारा जो अभिक्रिया का जो टाइप है, ये अभिक्रिया का जो हमारा टाइप है, ये है विस्थापन या प्रति विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन या प्रति विस्थापन। विस्थापन मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? विस्थापन, विस्थापित होता है। ठीक है, विस्थापन करता है। ठीक है, तो यही वो अभिक्रिया है विस्थापन, मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होगा? सिंपली एक तत्व को क्या करेगा? कोई दूसरा तत्व उसको हटा देगा और उसका जो जगह ले लेगा। ठीक है, जैसे कोई अधिक पावरफुल कोई तत्व होगा, एलिमेंट्स होगा, ठीक है, तो क्या होगा? वो उस कमजोर वाला को हरा देगा, उसकी जगह वो ले लेगा, उसको वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यही होगा विस्थापन। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होगा सिंपली। तो चलते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को, ठीक है, यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया वही यहाँ पे हो रहा है। तो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है कम क्रियाशील तत्व। ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व। ठीक है, तो जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा, बड़ा होगा, वो क्या होगा? अधिक क्रियाशील होगा। जिससे कम होगा वो कम क्रियाशील होगा। ठीक है,
तो इसमें दिया गया अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक, ठीक है, इसके क्या करता है, यौगिक के तत्वों के उस परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, ठीक है। वो क्या हमारा हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो विस्थापन अभिक्रिया होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला एकल विस्थापन, ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें एक नंबर क्या है, इसमें जो एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, आयन कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है, कापर को कापर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे सामने ये अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि ये आयरन है, ठीक है, ठीक है, ये आयरन है और यहाँ पे क्या है, कापर सल्फेट है, ठीक है। तो ये क्या है, जो आयरन होता है ये अधिक क्रियाशील तत्व है, जो ये हमारा आयरन है ये अधिक क्रियाशील तत्व है, और कापर है वो इससे थोड़ा सा कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है। तो क्या, जब आयरन को कापर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह मैं बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ठीक है, तो जब आयरन को कापर सल्फेट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कापर सल्फेट, जो सल्फेट है उसके साथ कापर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जब अभिक्रिया हो रहा है तो क्या कर रहा है, ये आयरन है Fe जो है वो कापर सल्फेट का जगह ले रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसकी जगह पे आ गया है और इसने कापर सल्फेट को बाहर कर दिया है, कापर सल्फेट को एक और उत्पाद बना दिया है, ठीक है, अपने से रिमूव कर दिया और ये सल्फेट के साथ ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये है हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसमें सिर्फ एक ही तत्व को विस्थापित कर रहा है, ठीक है। जो कम क्रियाशील तत्व है वो जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व के स्थान को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है और एक नया तत्व बना ले रहा है, तो ठीक है। ये था हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया के ये 2 टाइप में से ये फर्स्ट था हमारा एकल विस्थापन। देन अगला है हमारा उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयंस, ठीक है, आयंस एवं मूलकों, आयंस कहें या मूलकों कहें, ठीक है, दोनों एक ही बात, के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहता है। द्विविस्थापन उसमें क्या था, एकल विस्थापन था, ठीक है, और ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें सिर्फ एक तत्व विस्थापित कर रहा था एक दूसरे तत्व को, इसमें दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर वो उसका स्थान ले लेगा और वो उसका स्थान लेगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये अपने हमारे सामने एग्जाम्पल है इस प्रकार, तो सिल्वर नाइट्रेट, तो ये है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को क्या करते हैं, मिलाने पर उसमें आयनों के विनिमय फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है। जब इन दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे सिल्वर था, ठीक है, जो सिल्वर था वो किसके साथ चला गया, वो चला गया क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड यहाँ प्राप्त हो गया, बन गया एक नया तत्व। और जो यहाँ पे पोटेशियम था वो किसके साथ आ गया, ये आ गया हमारा नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे का स्थान बदलकर एक दूसरे के स्थान पे आ जा रहे हैं, ठीक है, और अपना ये तत्व बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एग्जाम्पल में ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है। और सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिल्वर है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम और ये क्लोराइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको साथ अभिक्रिया कराते हैं,
जब अभिक्रिया इससे कराते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो सिल्वर था वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया और यह क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम था वो नाइट्रेट के साथ जुड़ गया और इसने क्या बनाया, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसने यहाँ से अपना स्थान बदल लिया। ठीक है, और इसने यहाँ से अपना स्थान बदल लिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, या उभय विस्थापन। ठीक है, तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया के विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो अब हम अगले देखते हैं आगे क्या है हमारा। यहाँ पे एक नोट्स भी है, पढ़ सकते हैं इसको। अधिकांश अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें विक्षेप बनता है उभय अवघटन अभिक्रियाएं का उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो चलते हैं, देखते हैं ये सब अभिक्रिया के बारे में। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ क्या करती हैं, ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं। ठीक है, जो सामान्यतः जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, जब कोई अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जन। ऊष्मा जब कोई अभिक्रिया हो रहा है तो अगर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा, तो ऊष्मा उत्पन्न के आधार पर भी यहाँ पे दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो इसमें हमारा पहला अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या निर्मुक्त होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन होगा, ठीक है, ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें अभिक्रिया रिएक्शन कराने पर क्या होगा, उसमें हीट भी जनरेट होगा, उसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऊष्मा जनरेट होगा, जो ऊष्मा उत्सर्जित होगा, उसको हम ऊष्मा करके प्लस में वहाँ पे डिनोट कर देंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 94 किलो कैलोरी, 94.0% किलो कैलोरी क्या यहाँ पे ऊष्मा में प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं, जैसे कि ये उदाहरण है यहाँ पे, ये ग्रेफाइट। ठीक है, जो क्या होता है, कार्बन का एक अवरूप होता है। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। ठीक है, जो हमारी पेंसिल होती है वो भी क्या है, एक प्रकार की ग्रेफाइट है। ठीक है, तो उदाहरण में क्या है, ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है, तो कार्बन को डिनोट करते हैं, तो ग्रेफाइट क्या है, हमारा कार्बन है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा 94.0 किलो कैलोरी हमारा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये था हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये था हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगर इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा निर्मित होता है या ऊष्मा उत्सर्जन हो रही है या होती है। ठीक है, तो ये था ऊष्माक्षेपी। अब है इसमें अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा था, इसमें ऊष्मा क्या होगा, उसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो। ठीक है, तभी अभिक्रिया होगा। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया निम्न ताप पर स्वतः ही होती है तथा उच्च ताप पर स्वतः ही होती है, अस्वस्थ और स्वतः होती है, अस्वतः और स्वतः होती है। इसमें ऊष्मा की
मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह तथा अभिकारक की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है उदाहरण में, जब नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एवं ऊष्मा वातावरण में अवशोषित की जाती है। ठीक है, अवशोषित होती है। ठीक है, जब क्या होता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब ताप देकर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, उस ताप पर जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है इस अभिक्रिया को चलाने पे, तो यहाँ पे हीट की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कराने पे तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और 45 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा यहाँ पे हमारा क्या होता है, लॉस होता है। हमें 45 डिग्री सेल्सियस जो ऊष्मा होती है उसे यहाँ पे हमें इस अभिक्रिया को कराने के लिए आवश्यक है, तभी अभिक्रिया पूर्ण होगी, तभी हमारा क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में भी, एग्जाम वगैरह में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ देता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया को लिखिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं और बड़े पैमाने पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया होती है। ठीक है, कई विधियां होती है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे नॉर्मल और सिंपल जो इजी जो हमारा जो ये रिएक्शन है, ठीक है, इसके द्वारा हम आराम से इजीली नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या हमें नाइट्रोजन और ऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, हमें 45 डिग्री सेल्सियस उसमें देंगे इसको, तो हमारा क्या होगा, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमारा अगला टाइप है रासायनिक समीकरण का, वो है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें जो पहला है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण वो अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, जब कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसके परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ हमारा क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पे वही पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होता है, तो इसमें ये वो ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन है किसी भी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है। ठीक है, अथवा किसी भी इस अवधारणा के अनुसार वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे, तो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम ऐसे इसके अभिक्रिया इसके परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी परमाणु अणु अथवा आयन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पृथक होगा या इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर SnCl+ और यहाँ पे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका योग हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 2 था और यहाँ पे 2 था,
जब इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे ये इतना एक क्लोरीन हमारा एक उत्पाद प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है जिंक। जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं क्या होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हमारा कॉपर रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और अभिक्रिया है, जब सोडियम को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे था या उसे ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन की कहिए। ठीक है, ये दोनों सेम नाम है। ठीक है, तो इसमें आप फर्क डिफिनेशन को समझ गए होंगे। तो वो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का पृथक हो या इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और फिर तो ये हमारा दूसरा है अपचयन, वो था उपचयन ऑक्सीकरण। ठीक है, और ये है अपचयन। तो अपचयन वो अभिक्रिया है जिसमें क्या, जिसमें पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो। ठीक है, जिसमें कोई पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन का योग हो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है किसी भी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि हो। ठीक है, किसी भी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि हो। ठीक है, उसमें उसकी वृद्धि हो, उसमें जोड़ हो उसका। ठीक है, उसमें और ऐड हो, इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो। ठीक है, तो ऑप्शन में प्रक्रम है जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक हो। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का पृथक होगा, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, किसी भी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता हो तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती हो, उससे क्या है, उससे कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उदाहरण के लिए जिंक क्लोराइड को जब कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जब कॉपर क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराते हैं कॉपर से, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर होता है उसके परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बना लेते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे क्या होता है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे आयरन क्लोराइड है। ठीक है, आयरन क्लोराइड को जब H2S से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, यहाँ पे आयरन क्लोराइड बनता ही बनता है और यहाँ पे HCl और सल्फेट यहाँ पे बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये था हमारा अपचयन अभिक्रिया के ये 3 एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल भी सही है, एग्जाम्पल भी सही है। जो आपको सुटेबल हो आप एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो ये क्या होगा, हमारा अपचयन अभिक्रिया। तो सिंपली आप इसे परिभाषा समझ गए होंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो या उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो, उससे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो या उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उसे कहेंगे अपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अपचयन और उपचयन में डिफरेंस। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचायक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचायक क्या होता है। तो किसी भी अभिक्रिया में पदार्थों के ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रकृति के आधार पर पदार्थों को दो भागों ऑक्सीकरण और अपचायक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है ऑक्सीकरण। तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या
रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये पोटेशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमाइड बाहर निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक है, जिसके द्वारा पोटेशियम ब्रोमाइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीकारक सॉरी। तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, पोटेशियम ड्राई क्रोमेट हो आदि क्या हो गया, ऑक्सीकरणों का कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीकारक। इसके बाद दूसरे शब्दों में इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली ये जो हमारा जो डिफिनेशन है वो बहुत अच्छा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसमें उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये है क्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन। ठीक है, जब आयोडीन और क्लोरीन का अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्लोरो आयोडीन और यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार यहाँ क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीकारक।